हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष लगभग 1400 ईस्वी से 1525 ईस्वी। यह अध्याय 25 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा, सूर्यवंशी गजपति राजवंश के बारे में, और इसके अंतर्गत कपिलेंद्र, उड़ीसा का गंग वंश और नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। इसके बाद पश्चिमी भारत, गुजरात, मालवा और मेवाड़, और इसके अंतर्गत महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, मालवा और मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और पूर्वी और उत्तरी भारत में जौनपुर और कश्मीर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा के संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली से दूरी तथा अपने विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण बंगाल दिल्ली के राजनीतिक नियंत्रण से एक लंबे समय तक मुक्त रहा। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था तथा तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे। इलियास खां नामक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण करके बंगाल के गद्दी पर वो आसीन हो गया। उसने पश्चिम में अपने राज का विस्तार तिरहुत, चंपारण और पूरब में गोरखपुर तक किया और अंत में बनारस पर भी इसने अधिकार कर लिया। दिल्ली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर इलियास खां ने कामरूप राज पर अधिकार कर लिया। इलियास खां के मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह के शासन काल में पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद में 400 गुंबद है। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया। परिणाम स्वरूप 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहारों के साथ अपना दूत सुल्तान के पास भेजा था। चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के सुल्तानों ने पंडुआ और गौड़ राजधानियों को सुंदर इमारतों से सजाया था। बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी प्रश्रय दिया था। श्री कृष्ण विजय का संकलनकर्ता मलाधर, याद रखिएगा, मलाधर बसु था, जिसे गुणराज खां की उपाधि दी गई थी। परंतु बांग्ला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल था। समय था 1493 से 1519 ईस्वी के बीच, और यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। किसका? तो चैतन्य महाप्रभु का। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त इसके काल में सत्यपीर आंदोलन भी हुआ था। नुसरत शाह के शासनकाल में बड़ा सोना मस्जिद व कदम रसूल मस्जिद का निर्माण हुआ। कुछ समय तक उत्तरी बंगाल और असम आपस में झगड़ते रहने वाले दो राज्य थे। इस राज्य के पश्चिम में कामाख्या, जिसे कामरूप कहते थे, और पूर्व में अहोम, असम नाम अहोम से भी वह उत्पन्न हुआ है, और ये राज्य था पूर्व में अहोम राज्य। देखिए, सुहुगमुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा था। इसके समकालीन वैष्णव सुधारक शंकर देव थे। 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा उसने राजधानी पर अधिकार कर लिया। बहुत से लोगों की हत्या कर दी और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता इसने भंग की। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल है। तो गजपति शासनकाल है, आपको याद रखना है, ये था उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष का काल था। इसके बाद सूर्यवंशी गजपति राजवंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है कपिलेंद्र का। इनका समय है 1435 से 1467 ईस्वी। कपिलेंद्र उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था। वह एक योग्य शासक था जिसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना की थी। उसका राज उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत था। कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को पराजित करके गौड़ेश्वर यानी बंगाल के अधिपति की उपाधि को धारण की। कपिलेंद्र गजपति वंश का प्रतापी शासक था और उसने सभी दिशाओं में विजय पताका को फहराया। बंगाल अभियान के बाद 1453 में उसने देखिए
जो बंगाल अभियान है, इसके बाद 1453 ईस्वी में उसने क्या किया, राजा महेंद्री और कोंडविदु पर जो है अधिकार किया। इसके बाद उसने बहमनियों को पराजित करके तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर प्रभावशाली सत्ता को स्थापित की। कपिलेंद्र के शासन ने उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया। 1467 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई। उड़ीसा का गंग वंश। उड़ीसा एक हिंदू राज्य था जो 16वीं शताब्दी की राष्ट्रीय राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति से जो है सर्वथा वो अछूता था, और इस राज्य का विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक विस्तृत था। तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम बार उड़ीसा पर जो है आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, कोंडविदु और विजयनगर के द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण किए गए। उड़ीसा पर 3 वंशों, पहला गंग वंश, दूसरा गजपति वंश, तीसरा भोई वंश ने शासन किया। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अवंती वर्मन चोल था। कौन? अवंती वर्मन चोल। गंग वंश का शासक अवंती वर्मन जो है अवंती वर्मन चोड़गंग ने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने 1076 ईस्वी से 1049 ईस्वी तक लगभग जो है 7 वर्षों तक शासन किया था। उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अवंती वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, इनका जो शासनकाल है 1238 से 1264 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध उसने विलक्षण सफलता प्राप्त की। उसने जो है उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का कार्य जो है इसको पूर्ण किया। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है विद्या एवं विद्वानों का यह संरक्षक था। उसने विद्याधर को जो है संरक्षण प्रदान किया, जो उसका दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, विद्याधर के अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की जो है रचना की। विद्याधर ने नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है हमीरमद मर्दन यानी अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला की जो है उपाधि प्रदान की थी, हमीरमद मर्दन। इसके बाद पश्चिमी भारत के अंतर्गत गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कह सकते हैं कि देखिए ये जो है अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक हो गया। 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली की नामात्र की जो है अधीनता का त्याग करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर यह आसीन हुआ। ठीक है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम था। समय है 1411 से 1443 ईस्वी। वह राजधानी को पाटन से जो है स्थानांतरित करके अहमदाबाद के नए नगरों में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 ईस्वी में किया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासन काल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिद्धपुर पर जो है आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो वहां पहले कभी यह जो कर है नहीं लगाया गया था। तो वहां पे गुजरात के हिंदुओं पर जो है इसने जजिया कर लगाया, जो वहां पहले कभी ऐसा जो है जजिया नहीं लगाया गया था, कर नहीं लगाया गया था। ठीक है। और वह अत्यधिक न्याय प्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में जो है मृत्यु दंड दे दिया था। तो वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में क्या किया, बीच बाजार में जो है उसको मृत्यु दंड दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है महमूद बेगड़ा। ये गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। गुजरात का महमूद बेगड़ा जो था, ये गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था। उसने 50 वर्षों से अधिक गुजरात पर शासन किया था, यानी 1459 से 1511 ईस्वी के बीच। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र में गिरनार और दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था। सौराष्ट्र यानी अब जो जूनागढ़ में जो गिरनार था इसको, और दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था, इसलिए इसे बेगड़ा कहा जाता था। सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की। मुस्तफाबाद गुजरात की द्वितीय राजधानी बना। महमूद ने चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद का नाम जो है मुहम्मदाबाद नामक एक नया शहर को बसाया था।
ठीक है। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ जो है मित्रता की। उदयराज उसका दरबारी कवि था जो संस्कृत में कविताएं लिखता था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना की। महमूद चरित्र, देखिए यात्री बारबोसा के अनुसार अगर बात करें तो महमूद को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी। तो बारबोसा के अनुसार अगर बात करें तो महमूद को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वो तुरंत सूजकर मर जाती थी, फूलकर मर जाती थी। महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए जो है विख्यात था। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में वह 1 कप शहद और 1 कप मक्खन और 100 से 150 केले तक खा जाता था। ठीक है। गुजरात जो है उस काल के सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान बहादुर शाह था। 1531 ईस्वी में मालवा का गुजरात में विलय हो गया। इसके बाद बहादुर शाह का जो समय है वो है 1528 से 1537 ईस्वी। तो बहादुर शाह का जो समय स्टार्ट होता है कब से? 1528 से 1537 ईस्वी में, और 1531 ईस्वी में मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया और चित्तौड़ को इसने लूटा। बहादुर शाह का युद्ध बाबर और हुमायूं से हुआ और उसके काल में एक बार हुमायूं जो है मालवा तथा गुजरात जीतने में सफल भी रहा, परंतु बाद में बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। 1531 ईस्वी में पुर्तगीज बेड़े पर दीव बंदरगाह की कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए अरब सागर में डूबकर जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मालवा और मेवाड़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मालवा राज नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता था। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें जो है बनवाई। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। मालवा के आरंभिक शासक हुसंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। हुसंग शाह ने जैनों को जो है प्रश्रय दिया, जो इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे, बैंकर थे। महमूद खिलजी समय है 1436 से 69 ईस्वी। मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजीर था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। मालवा में स्थापत्य जो कला है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मालवा में स्थापत्य कला में पहला नाम आता है हिंडोला महल का। हिंडोला महल यानी जहाज महल, यह मोहम्मद शाह के द्वारा निर्मित था। जामा मस्जिद, यह जो है हुसंग शाह का मकबरा है। बाज बहादुर रानी रूपमती का महल। तो याद रखिएगा, मालवा में जो स्थापत्य कला है इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का राज, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज नागौर एक मुस्लिम राज था। मेवाड़ राज का इतिहास 8वीं सदी से आरंभ होता है, परंतु उसे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का जो श्रेय है राणा कुंभा को प्राप्त है। अपने पूरे शासनकाल में राणा कुंभा जो है गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहे। राणा कुंभा ने अपने अधिकांश विजित प्रदेशों पर जो है अधिकार कायम रखा। राणा कुंभा ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जबकि वे स्वयं एक विद्वान थे। राणा कुंभा के राजमहल में या राजमहल के ध्वंसावशेष, जो उनके अवशेष है राजमहल के, और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात की साक्षी है कि वे एक उत्साही निर्माता थे। गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे उदय ने उनकी हत्या कर दी थी। राणा कुंभा एक लिंग महात्म्य के अंतिम अध्याय के रचयिता थे। एक लिंग महात्म्य, और वे महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक थे। तो याद रखिएगा, राणा कुंभा एक लिंग महात्म्य के अंतिम अध्याय के रचयिता, वे महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक थे। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर जो है संगीत राज, संगीत रत्नाकार, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे, जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के प्रमाण है। 1508 ईस्वी में राणा कुंभा
का जो है एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राणा कुंभा के मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासनारोहण के मध्य के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मालवा सल्तनत का तेजी से बिखराव था। क्या था? तेजी से बिखरना। राणा कुंभा ने जयदेव की गीतो गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखी। राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, किंतु कालांतर में खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुए। ठीक है, इसके बाद है मारवाड़, इसके बारे में देख लेते हैं। इस राज पर राठौड़ वंश का जो है शासन था, जो प्राचीन राष्ट्रकूट या कनौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। राज का उत्थान 14वीं शताब्दी में राव चंदा के नेतृत्व में हुआ। राव राणा मल यानी रणमल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की और इस वंश का अंतिम शासक मालदेव था, जो शेरशाह सूरी का प्रबल शत्रु था और इसके काल में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। आमेर की राजधानी याद रखिएगा जयपुर थी, जहां सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था और इसके शासक जो था भारमल ने 1561 ईस्वी में अकबर की जो अधीनता को स्वीकार की। राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की और यहाँ भट्टी वंश का शासन जो है स्थापित था। पूर्वी और उत्तरी भारत में जो जौनपुर और कश्मीर है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जौनपुर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसका जो है विख्यात या इसका किस तरह से जो है क्षेत्र विस्तार था, किस तरह से इसका जो है शासन स्थापित हुआ था। तो देखिए, जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसने मलिक उस सर्क की उपाधि को धारण की, इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश सर्की राजवंश कहलाया। मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय का एक प्रमुख अमीर था। उसे मलिक उस सर्क यानी पूर्व के स्वामी के खिताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया गया था। सर्की सुल्तानों ने जौनपुर को यानी उत्तरी प्रदेश जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो जौनपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। सर्की सुल्तान ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की नकल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग शैली को जो है विकसित की। जौनपुर में कवियों, साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहता था। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर के निवासी थे। जौनपुर जो है इसको जो है जौनपुर का जो ख्याति प्राप्त है किस रूप में, तो जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा। तो पूरब का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 1484 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सर्की राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। कश्मीर में मध्य युग का जो आरंभ है 1320 ईस्वी में मंगोल आक्रमणों के साथ होता है और इससे पूर्व मीर कासिम व महमूद गजनवी ने दो बार जो है कब 1015 और 1021 ईस्वी में कश्मीर को विजित करने का प्रयास किया था। 1286 ईस्वी में सिंह देव ने कश्मीर में एक नए हिंदू राजवंश की स्थापना की। उसने 1301 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा। सुहादेव के शासन काल में 1320 ईस्वी में दलूचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोलों ने कश्मीरी जनता का नरसंहार किया। परिणाम स्वरूप सुहादेव बिना युद्ध किए भाग गया। सुहादेव के शासन काल में 30 रणहाथी थे, जिनमें लद्दाख से आया हुआ रीचन, दरिस्तान से आया हुआ लंगर चक और शाह मीर प्रमुख थे। याद रखिएगा। देखिए, मंगोल के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर रीचन ने सत्ता का जो है अधिग्रहण किया। ठीक है, अव्यवस्था का लाभ उठाकर इसने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सिहाबुद्दीन का समय आता है। सिहाबुद्दीन के बारे में देख लेते हैं। सिहाबुद्दीन इनका समय है 1356 से 1374 ईस्वी। शाह मीर वंश का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया। सिकंदर शाह के शासन काल में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ। इसने लगभग सभी मंदिर को तोड़ दिए। यह बुत सिकन के नाम से जाना जाता था। सिहाबुद्दीन को जो है बुत सिकन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सिकंदर के शासन काल में प्रमुख ईरानी अप्रवासी सूफी संत सैयद अली
हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी सुल्तान ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके लिए खानकाह का निर्माण कराया। जैनुल आबदीन का जो शासनकाल है 1420 से 1470 ईस्वी। जैनुल आबदीन ने सहिष्णुता और उदारता की नीति को लागू कर दिया। मंगोल आक्रमण के 100 वर्षों के बाद जैनुल आबदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसे कश्मीर के मुस्लिम शासकों में सबसे अच्छा शासक माना जाता है। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया तथा हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। उसकी सरकार में हिंदू कई ऊंचे पदों पर आसीन थे। उदाहरण के लिए श्रिया भट्ट न्याय विभाग का मंत्री और दरबारी वैद्य था। श्रिया भट्ट सुल्तान पढ़ा लिखा था और कविता भी लिखता था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का पारंगत था। इसे जो है फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का ज्ञान था, इसमें यह निपुण था। उसके आदेश पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया। इनमें महाभारत के अतिरिक्त कलहड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, इसे भी जो है इसमें मतलब इसके मतलब कि संस्कृत की रचनाओं का जो फारसी में अनुवाद है ये भी इसमें शामिल था। वह कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। कुतुब याद रखिएगा। उसने कश्मीर में कई शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर काटना और पत्थर पर पॉलिश करना, बोतल बनाना, स्वर्णकारी आदि। जैनुल आबदीन है, इसके कश्मीर के विकास के लिए भी काम किया। इसने क्या किया? कश्मीर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। याद रखिए, जिल्द साजी की कला सीखने के लिए उसने कारीगरों को समरकंद भेजा। उसने 1470 ईस्वी तक शासन किया था। कश्मीरी लोगों ने उसे बुढ़सा यानी महान नरेश की उपाधि से सम्मानित किया। उसका जो कह सकते हैं जो नीति था, उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांध, नहर और पुल बनवाकर कृषि को प्रोत्साहन दिया। जौना लंका उसकी अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि थी। जौना लंका वुलर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसके द्वारा राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। तो जौना लंका याद रखिएगा, बुलर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसके द्वारा राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी तक के जो है डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।